न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी मदरसों की जांच, मौलाना क्यों हुए आग बबूला। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें अब यूपी के धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों पर टिक गई हैं। राज्य सरकार ने नया प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। हर मदरसे के मौलाना, शिक्षक और छात्र का पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार और पता समेत सीधे एटीएस को सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इस आदेश ने विवाद को जन्म दिया है। कई मदरसे और मौलाना इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं और एटीएस की जांच का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। क्या सच में सुरक्षा का सवाल है या फिर किसी को ये मंजूर नहीं कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। आज हम इसी बहस को लेकर सामने आए हैं। हम बात करेंगे सुरक्षा बनाम धार्मिक स्वतंत्रता, एटीएस की कार्रवाई बनाम मदरसों की प्रतिक्रिया और आखिरकार क्या ये कदम समय की मांग है या फिर विवाद को जन्म देने वाला फैसला है। लेकिन इससे पहले सुनिए कुछ ऐसे बयान जो इस मुद्दे की गंभीरता और बहस की गर्माहट को दिखाते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम मदरसों की जांच पड़ताल के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एटीएस का जो रूल है वो क्राइम के मामलात में आता है और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए। पूरे मदरसे पे तत्काल आप बुलडोजर चलाइए, नंबर 1। नंबर 2, सभी मस्जिदों में सीसीटीवी लगाइए। क्या शिक्षा दी जाती है, मंदिर में भी लगा दीजिए, मदरसे में भी लगा दीजिए। आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। प्रत्यक्ष क्या शिक्षा दी जाती है आपके सामने आ जाएगी। या तो फिर तत्काल मदरसों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र की पठन पाठन हो, तभी जाकर बच पाएंगे। तो कुछ सवाल भी है यहाँ पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के, जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर मदरसों में सब कुछ ठीक है तो फिर मौलानाओं की जो नाराजगी है उसकी वजह क्या है। अगर आपका मदरसा पूरी तरह कानूनी है तो फिर जांच से डर क्यों है। कुछ मदरसों में शिक्षा के बजाय अन्य गतिविधियां भी हो सकती हैं। क्या आप मानते हैं कि कुछ मदरसों में छिपा खतरा हो सकता है। तो इस फैसले को लेकर लगातार जो मौलाना हैं उनकी तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। वो कह रहे कि एटीएस की जो जांच की प्रक्रिया होती है वो तो पूरी तरह से अपराधों को लेकर होती है। वो मदरसों में इस तरह से जांच क्यों कर रहे हैं, क्या मदरसों को वो अपराध की जगह मान रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सब कुछ मदरसों में ठीक है तो फिर जांच से इतनी आपत्ति क्यों हो रही है। तो कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे विषय को समझेंगे और साथ ही उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मदरसों में सब कुछ ठीक है तो फिर जांच से आखिर हर्ज क्यों है। जांच से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। विष्णुदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। सैयद खालिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय सूफी संत के। सैयद खालिद साहब बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। और अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद साहब मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। के.एन. पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, एक सवाल उनसे यहाँ पर समझते हैं। के.एन. पांडे, किस तरह से इस पूरी स्थिति को लेकर लखनऊ में हलचल मची हुई है। मदरसों की जांच की बात की जा रही, ना सिर्फ मदरसे बल्कि कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं। अभी हम देख रहे कि कई ऐसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्टल्स हैं जहां पर लगातार जो जांच है वो चल रही है। जांच की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जा रहा है। फिर आखिर मदरसों को लेकर क्यों इस तरह से ये पूरा बवाल मचा है।
किरण पांडे, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज जो नहीं है आ रही। परवेज पकड़े गए जो। जी जी, आ रही है आवाज, हेलो, बोलिए। आवाज आ रही? जी जी। जी जी, ये कह रहा था कि जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई हैं और डॉक्टर परवेज जो शाहीन के भाई रहे हैं, उन लोगों का जो जो इनपुट मिले हैं, जो डॉक्टर आदिल से इनपुट मिले हैं, उसके आधार पर हमें लगता है कि ये एटीएस ने ये पड़ताल की है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो अति संवेदनशील इलाके माने जाते थे वो नेपाल के बॉर्डर माने जाते रहे। वहाँ के जो तमाम मदरसे रहे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई। जो अवैध मदरसे थे उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जो है बुलडोजर ऑपरेशन भी किया। लेकिन पहली बार ऐसा है कि जब बुंदेलखंड के 8 जिलों के जो मदरसे जो हैं उनसे एक तरीके से एटीएस ने कुछ पड़ताल की, उनसे कुछ एक तरीके से क्वेश्चनियर किए हैं। उसमें तमाम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मौलवी पढ़ाने वाले हैं, जो उनके प्रबंधक हैं या जो और लोग ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उनके बारे में जानकारी मांगी गई, उनके डिटेल्स मांगे गए हैं। और ये भी मांगा गया है कि आखिर यहाँ पे कभी कभी कोई मजलिस वगैरह भी हुई है या जो यहाँ पे शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, मौलवी पढ़ाने वाले हैं, वो कहीं बाहर से ताल्लुक़ तो नहीं रखते हैं। ये सब चीज़ें इनपुट मांगी गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहीन जो थी वो उनका जो है एक तरीके से प्रयागराज में उन्होंने MBBS किया था, मैं एक तरीके से वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज वहाँ से, और उन्होंने जो अपनी सेवा दी थी सरकारी अस्पतालों में वो कानपुर में दी थी। तो कानपुर का जो आउटर सर्किल है उन्हीं से जुड़े हुए ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो बांदा हो, हमीरपुर हो या चित्रकूट हो। तो ये कानपुर से सटे हुए ज़िले हैं। तो माना जा रहा है कि इसके पहले भी वहाँ पे तमाम जो है ऐसी गतिविधियाँ हुई थी जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो। तो फतेहपुर से मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने पहले कार्रवाई की गई। तो कुछ इनपुट ज़रूर मिला है कि एटीएस ने इन्हीं 8 जिलों के जो है तमाम जो मदरसे हैं सैकड़ों की संख्या में, उनके बारे में इस जानकारी मांगी गई। तो कुल मिलाकर के किसी और को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो साहबुद्दीन बरेलवी हैं, जो मौलाना धर्मगुरु हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का मामला, क्योंकि जो एटीएस है उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक तरीके से कहा जाए तो ये शिक्षा का एक तरीके से स्थल है जो मदरसे हैं, तो वहाँ पे इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे जांच करने की बात कही जाए तो अल्पसंख्यक विभाग जो है वो जांच करे। उसके पहले भी वो 2-3 बार जांच पड़ताल कर चुका था, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो या आम आवाम से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ वहाँ पे ठीक है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात राजनीतिक दलों की होती है, ठीक है, बिल्कुल किरण पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि देखिए आपत्ति जो यहाँ पर जिस तरह से दर्ज करवाई जा रही है वो कुछ चुनिंदा लोगों की तरफ से ही इस तरह की आपत्ति हो रही है। हालांकि यहाँ पर जो ये टारगेटेड पारदर्शिता की बात यहाँ पर की जा रही है वो भी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर मदरसों को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे इनपुट ऐसे हैं जो हमारे सुरक्षा एजेंसियों को मिलते हैं। खासतौर पर जो मदरसे सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि कई ऐसे विदेशी छात्र हैं जो यहाँ पर आते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर मदरसों के भी पास नहीं होता है, या फिर वो एक कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर। दूसरी, अवैध फंडिंग। कई ऐसे मदरसे हैं जिनको अवैध फंडिंग हो रही है और उन मदरसों को ये पैसा कहां से मिल रहा है और वो पैसा कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे इनपुट है जिसकी वजह से ये पूरी जांच की जो प्रक्रिया है ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। खालिद साहब, चूंकि मैं आपसे समझना चाहूंगी, सिर्फ यहाँ पर मदरसों को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 रीजन है जिस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये टारगेटेड जो जांच है वो सिर्फ मदरसों को लेकर की जा रही है। जबकि जब से दिल्ली में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी अन्य शैक्षणिक संस्थानों हो या फिर धार्मिक स्थलों की भी अगर हम क्यों ना बात कर लें, उन तमाम जगहों की इस वक्त जांच की जा रही है। हालांकि मदरसों को थोड़ा सा यहाँ पर मेन फोकस में रखा गया है, इसीलिए ये पूरा बवाल हो रहा है। इस पर आपकी राय? जहाँ तक देश की सुरक्षा की बात है, उसमें किसी भी तरह की गतिविधि अगर समझ में आती है तो फिर वो मदरसा हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, खानका हो, मंदिर हो, मठ हो, ये नहीं देखा जाना चाहिए कि फिर किस धर्म से है। बिल्कुल। देश की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है, इसको हमें पहला देखना चाहिए। और रही बात मदरसों की, अगर कहीं इनपुट मिला है तो वो सीमांचली जितने मदरसे हैं, वो नेपाल की तरफ से कनेक्टेड हो या गुजरात में कच्छ तरफ हो, ये कहीं ना कहीं विवादित रहे हैं और वहां से कहीं इनपुट मिलते रहते हैं। तो अगर वहां से कुछ ऐसा इनपुट है और अगर चेकिंग कोई तरह की भी अगर कोई डिपार्टमेंट चेक करता है, तो अगर जहाँ पारदर्शिता है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। अगर जहाँ पारदर्शिता नहीं है और जिसको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के नजरिए से गलत है, तो वही इन्हें तकलीफ है, उन्हीं लोगों को तकलीफ है। और ये मौलाना साबुद्दीन बरेलवी जो है, ये इस तरह के स्टेटमेंट देकर
हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इससे विशेष ज्यादा कुछ नहीं है। और जबकि ये खुद जो जिस तरीके से ये अपने पीछे बरेलवी लगाते हैं, तो इनका जो बरेलवी पंथ है ये खुद इन्हें बैकआउट कर चुका है और वो इन्हें फॉलो नहीं करते। पर जिस तरीके से ये एक लाइमलाइट रहने का इनका जो प्रोपेगेंडा है वो है, इससे विशेष कुछ नहीं है। पर हमने तो हमेशा भारत सरकार से चीजों की मांग की है कि जिस तरीके से, पहली बात तो ये कि जो आज मदरसा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, जहाँ मदरसा बोर्ड है वहाँ की बात अलग है, बाकी जहाँ मदरसा बोर्ड नहीं है वहाँ ये वक्फ बोर्ड के अंडर चलते हैं। जी। और वक्फ बोर्ड के अंडर चलने के माध्यम से जो है वहाँ जो चीजें होनी चाहिए, जिस तरीके से देखिए मदरसा जो है कहीं ना कहीं जो शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई चीज है, तो एक सिस्टम है कि आज जब हम एक शिक्षक रखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो उसके लिए एक डिग्री होती है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए बहुत बड़ी एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। वो चीजें मदरसों में नहीं होती। मदरसों में कहीं का भी मौलवी कहीं भी आके पढ़ा रहा है, अगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो क्या पता चले कि ये बंदा कौन है और इसकी मंशा क्या है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो हमारी ये भारत सरकार से मांग है, और रही आपके चैनल के माध्यम से भी जी। कर रहे हैं ये मांग, कि हर मदरसा का रजिस्ट्रेशन के बाद वहां के हर शिक्षक का, जो मौलवी है जो पढ़ाने के लिए आए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनका पूरा बायोडाटा मेंटेन होना चाहिए। और जिन बच्चों को जो सिलेबस दिया जाता है, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो पूरी एक सिस्टम के तहत पढ़ा जाना चाहिए, कि क्योंकि हर मदरसा अपने पंथ के तहत पढ़ाता है। अगर बरेलवी मसलक के मदरसे हैं तो वो अपने तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, अगर देवबंदी मसलक के मदरसे हैं तो वो अपनी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। और इसमें जो पाकिस्तानी संगठन है दावत इस्लामी, उसके भी मदरसे भारत में हैं, अगर अगर वो भी फिर शिक्षा दे रहे हैं तो वो अपने सिस्टम से दे रहे हैं। तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि अगर जो पंथी बरेली जो है पाकिस्तान से भारत में क्रिएट हुए हैं, तो वो भारत में आकर क्या शिक्षा देंगे, ये तो समझने की बात है। और ये तो जो है सरकार को समझना है और जो एजेंसी को समझना है। और जिस तरीके से इन्हें एक छूट मिल चुकी है, जी। वो जो है वो छूट ठीक। कहीं ना कहीं भारत के हमारे 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 लिए कहीं ना कहीं जो है खतरा थोड़ा साबित बिल्कुल कर रही है। खालिद साहब, अगर वहाँ चूंकि बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अगर मदरसों को लेकर यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है तो बार बार यहाँ पर आरोप ये भी लग रहा है कि ये राजनीतिक तरीकों से की जा रही है, मदरसों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो ये फैसला किया है मदरसों को लेकर, अगर उनको कोई इनपुट मिल रही है जिसमें बहुत सारे हम यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं, चाहे वो जैसे सीमावर्ती जिलों में स्थित मदरसे हों, विदेशी छात्रों की जो उपस्थिति होती है, अवैध फंडिंग हो जाए या फिर बिना पंजीकरण के जो मदरसे चल रहे हैं, ये अगर इन मदरसों को लेकर यहाँ पर जांच हो रही है तो फिर मुझे नहीं लगता चाहे किसी को भी, चाहे वो राजनीति से जुड़ा इंसान हो, चाहे वो मदरसों से जुड़ा इंसान हो, उसे किसी तरह की कोई परेशानी होनी चाहिए। विष्णुदास जी, अब यहाँ पर एक सवाल आपसे है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल खालिद साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। विष्णुदास जी, खालिद साहब ने कहा कि चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो, या कोई भी ऐसी जगह हो, क्योंकि ये राष्ट्र से ऊपर नहीं है, तो जांच के लिए अगर इन जगहों पर भी जाना पड़े तो जाना जरूरी है, जांच होनी चाहिए। कितने सहमत हैं आप? उनके बात का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में अगर कोई भी आतंक फैलाता है तो आतंक फैलाने वालों का और आतंकवादियों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह कुछ ऐसे मदरसे हैं जहां पर उल्टा सीधा शिक्षा दिया जाता है और जिहादी पाठ सिखाया जाता है, जिसके कारण बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो चाहे वहां मदरसे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, अगर वहां से कोई भी सबूत पाया जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच हो रहा है, अगर कोई मौलाना, कोई मौलवी, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई महात्मा हो, अगर जांच पाने के बाद वो कह रहा है कि जांच नहीं होना चाहिए, उसका अगर विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान से, राष्ट्र से प्रेम नहीं कर रहा है, राष्ट्र का अनहित चाहता है। उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो अभी बम ब्लास्ट हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहने वाला ऐसे आतंकी विचार को उत्पन्न हुआ। आपको बताना चाहता हूँ, ये
बहराइच के पास बॉर्डर है, बलरामपुर के पास बॉर्डर है, बढ़नी के पास बॉर्डर है। ऐसे बहुत जगह हम लोग खुद भ्रमण करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को मदरसों में जिहादी पाठ सिखाया जाता है। जब कोई संत निकलते हैं, महात्मा निकलते हैं, तो उटपटांग व्यवहार करते हैं, एकदम हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार करते हैं। कहीं ना कहीं ये ठीक है। जिहादी विचारधारा, ठीक है कोई महाराज। मौलवी जो अपने आप को मौलवी बनते हैं, जो अपने बिल्कुल, आप यानी को- सीधे तौर पर अगर हम समझे तो चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो, मठ हो, मस्जिद हो, अगर इन तमाम जगहों को लेकर अगर एटीएस को कोई इनपुट मिल रहा है, किसी तरह की जानकारी मिल रही है, तो इन तमाम जगहों पर सुरक्षा के लिए जांच होना बेहद जरूरी है। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, सरकार ये कह रही है, खासतौर पर अगर हम यूपी की बात करें, यूपी सरकार ये कह रही है कि ये कदम सुरक्षा ऑडिट का ये हिस्सा है। फिर शाहबुद्दीन जैसे लोगों को क्यों इससे इतनी परेशानी हो रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या परेशानी है? अभी खालिद साहब खुद कह रहे हैं, महाराज जी ने भी कहा कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, राष्ट्र से ऊपर तो नहीं है। देखिए अपूर्वा जी, मैं सबसे पहले खालिद साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, महाराज जी ने भी वही बात की है, उनका भी बहुत बहुत आभार है। और ये जो डिबेट है, बहस का ज्यादा विषय है नहीं जी ये एक विषय है समझने का कि आज लड़ाई किस बात को लेकर है, विरोध किस बात को लेकर है। जिस लोकतंत्र की आप बार बार बात करते हो, जिस लोकतंत्र को आप बार बार खतरे में बताते हो, जिस संविधान को लेकर देश की चर्चा करते हो, आज उसी के अधीन तो ये सब चीज होनी है। इसमें एटीएस का मामला हो, कोई एजेंसी गवर्नमेंट से संबंधित हो, जांच ही तो कर रही है। अगर आप वही खालिद साहब वाली बात है कि आप अगर पाक साफ हैं, आपके यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा, तो आप तो कहकर जांच कराइए। और मैं तो फिर भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, और ये कभी कभार डिबेट को जो है ईमानदारी से जब किया जाए जी तो एक समाज को टारगेट करना या उसके पीछे राजनीति करना आज की तारीख में और किसी लोकतांत्रिक देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत है, आसान काम नहीं है। इसको पार्टियों को भी समझना होगा। इसको कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, चाहे उसे जिहादी समझ कर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कुछ, सब नहीं, बहुत कम संख्या में, जी जी उनको भी समझना होगा कि आपकी वजह से किन किन लोगों को क्या क्या चीज झेलनी पड़ती है। तो ये अगर हो रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। और खुद मौलवियों को आगे बढ़कर, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, आपकी जिम्मेदारी है, कहकर ये कराना चाहिए कि सबसे पहले हमारी जांच कराइए। इसमें कोई संशय वाली बात थोड़ी है, इसमें कोई नुकसान वाली बात थोड़ी है। कह रहे हैं इस चीज को, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो तो बार बार इस चीज को कह रहे हैं। आप दूसरी पार्टी, अब मैं ये राजनीति का जो शिकार होता है, मैं फिर विशेष कर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के पास कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी की मंशा यह है कि क्षेत्रीय पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो कांग्रेस दोबारा इसमें उभरने की स्थिति में नहीं है। वो खुद वेल्टिनेटर पर है, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे सही ममता जी, अखिलेश जी या अन्य कोई और पार्टी है जो मुस्लिम समाज की विशेषकर राजनीति करती हैं, उनको दफन करना पड़ेगा ही। अब इस चीज को ना चाहते हुए भी हिंदू मुसलमान या कोई हमारे देश में सारी चीज जो बदली है, जो उत्तर प्रदेश इसमें बैठकर हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, बिहार से लेकर देश के कोने कोने में ये चीज डिमांड हो रही है कि योगी जी में ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड बिहार तक भी है, या कोई अन्य प्रदेश उत्तर भारत से अलग भी है तो वहां भी है। ठीक है। तो एक की क्वालिटी तो है, व्यक्ति तो हमारी तरह ही है, योगी जी भी आपकी तरह ही हैं, वो भी संत हैं, बुद्धिजीवी हैं। एक चीज अलग में उनकी एक क्वालिटी है कि उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार, अपने त्याग अनुसार अपने आप को लेकिन शक्तिवान बनाया। देवेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। अभी जैसा शाहबुद्दीन जी ने भी आपने सुना होगा, उनका बयान यही आ रहा है कि आखिर मदरसे ही क्यों, ये तो टारगेट किया जा रहा है। अब उनको ये कोई कैसे समझाए कि एटीएस के लिए चाहे मदरसे हो चाहे गुरुकुल हो, दोनों एक है, बराबर है। मैं एक चीज और पूर्या जी बहुत जल्दी कोशिश करूंगा, क्योंकि डिबेट में बड़ा कीमती समय होता है। जी जी। मैं ये कहता हूं कि आप जिस तरीके की टारगेट की बात कर रहे हैं, क्या एटीएस अगर कहीं स्कूल कॉलेज में या मंदिर में घटना हो जाए, मैं तो ये कहता हूं मंदिरों में कई बार घटना हुई है, इनकी सरकारों में हुई है, वहां एटीएस ने मोर्चा संभाला, जाकर वहां आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी और उनकी ऑन द डेथ भी स्पॉट वहीं हुई है। तो आप जो है इस चीज को, वो मंदिरों ने तो विरोध आज तक नहीं किया कि क्यों घुस गए हमारे यहाँ कमांडो, क्यों आए, किस लिए। तो आप अगर सुरक्षा के लिए मांग करनी चाहिए भाई, एटीएस को बुलाना चाहिए,
और कहना चाहिए अगर यहाँ से कोई गलत काम हो रहा है तो चलिए। इसकी जो इंक्वायरी हो जाए, ठीक क्या है, दिक्कत है? इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरी और बात- अगर बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट यहाँ पर मौलवियों को भी करने की जरूरत है, या तमाम धर्मगुरुओं को एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि आप आइए एक बार चेक करिए, देखिए अगर सब कुछ ठीक है तो समाज में हम भी एक मिसाल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम सेट होंगे। अशोक तिवारी जी, माफी चाहूंगी कि बहुत देरी हो गई सर आप तक आते आते, लेकिन अब आपका रिएक्शन क्या है सर इन तमाम विषय को लेकर, इस तमाम प्रोसीजर को लेकर? क्योंकि एटीएस को इनपुट मिला है, एटीएस जांच कर रही है, एटीएस ने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मदरसा बंद नहीं किया जा रहा है, फिर भी इसका क्यों इतना विरोध हो रहा है? चलिए, तो अशोक तिवारी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी, केएन पांडे का। केएन पांडे जी, देखिए बार बार सवाल वही उठ रहा है कि अगर एजेंसियों के पास इस तरह की कोई डेटा है, इस तरह की कोई इनपुट अगर उनके पास है, तो फिर यहाँ पर खुद आगे बढ़ के जो तमाम धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्हें आगे बढ़ के ये तमाम चीजें, तो उनको ये डॉक्यूमेंट खुद देने की जरूरत है ताकि वो समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर सके। मदरसों को लेकर अब तक हमने जितनी भी बातें सुनी है या जितनी भी कार्रवाइयां हमने देखी हैं, तो मुझे तो लगता है कि और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये पूर्वा मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक का जो सोशल मीडिया पे भी तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसमें केवल अभी तक शहाबुद्दीन का जो है एक तरीके से स्टेटमेंट ही वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एटीएस की जांच पड़ताल का एक तरीके से विरोध किया है। बाकी जो तमाम जो मदरसे हैं, जो तमाम जो जांच पड़ताल के दायरे में मदरसे आए हुए हैं, उनके जो मौलवी हैं, उन्होंने भी इस प्रक्रिया का एक तरीके से स्वागत किया है और कहा है कि अगर हमारे अंदर कोई खामी है तो उसको पड़ताल करने की आवश्यकता है। फिलहाल उन्होंने इस तरह एटीएस के इस जो है एक्टिविटी का एक तरीके से स्वागत किया और सपोर्ट करने की बात भी कही। केवल शहाबुद्दीन ही इकलौते ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने एटीएस की इस जांच पड़ताल का या इस तरीके के जो एक तरीके से डिटेल मांगी गई है उसका एक तरीके से विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि एटीएस को कोई डायरेक्ट हक नहीं है कि वो मदरसों की जांच पड़ताल करे। उन्होंने एक सवाल उठाया, उनका कहना है कि अगर जांच पड़ताल मदरसों की कराने की जरूरत है तो उसको जो है विभागीय एक तरीके से जो उनका जो अल्पसंख्यक विभाग है उसके थ्रू आना चाहिए। वो इसके पहले भी तमाम जाँच पड़ताल करते रहे हैं और लगभग उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में कई बार जाँच पड़ताल हो चुकी है। अब सवाल ये उठता कि जब पिछली कई बार जाँच पड़ताल हो चुकी है, जब अल्पसंख्यक विभाग ने जाँच पड़ताल की है, तो अगर जाँच पड़ताल एटीएस कर रही है तो उनको इतनी आपत्ति क्यों है? आखिर क्या वजह है कि उसकी जो है मुखालफत करते हुए वो नजर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है उनको भी इस प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए ताकि जो एक तरीके से संदिग्ध अवस्था में मदरसे आए हुए हैं उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और जो एक तरीके से संदिग्ध चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएं और इनको भी एक तरीके मदरसों को भी क्लीन चिट मिल जाए ताकि किसी तरीके की कोई इन पे भी उंगली ना उठाने पाए आगे आने वाले समय में। बिल्कुल केएन पांडे, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा ऐसे मदरसे हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यूपी के 8 जिलों के मदरसों को लेकर जो सीमा से लगते हैं, या फिर जहां पर अवैध फंडिंग को लेकर इनपुट एटीएस को मिल रहा है, या फिर जहां पर बाहर विदेशों से, क्योंकि हमने कई बार देखा है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, और भी कई ऐसे कंट्री हैं, बांग्लादेश से, जहां से जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और यहाँ पर वो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड ना तो मदरसों के पास होता है, ना ही जो अल्पसंख्यक विभाग हैं उस इलाके के, उस जिले के, उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो फिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। अभी हमने ये पूरा एग्जाम्पल अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर देखा है। जी पूर्वा, लखनऊ से भी एक यूनिवर्सिटी ताल्लुक रखती है जहाँ पे जो है शाहीन का भाई जो है वो परवेज जो है वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे शिक्षक थे, वो प्रवक्ता थे, वहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं और उन्होंने इस घटना जो दिल्ली में ठीक है केएन पांडे, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक तिवारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अशोक तिवारी जी, सवाल मेरा वही है कि आखिर जब यहाँ पर बात देश की सुरक्षा को लेकर की जा रही, जांच को लेकर है, तो फिर इस पर इतना सवाल, इतना बवाल क्यों उठ रहा है? अशोक तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, इस पर न कोई सवाल उठ रहा है, न कोई बवाल उठ रहा है जी। कोई भी सवाल इस पर करने क्यों करेगा? अभी देवेंद्र प्रभु जी ने भी कहा। जी, आवाज पहुंच रही है? हमारी आवाज आ रही है आप पास? जी जी, आ रही है। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। हेलो, हमारी आवाज आ रही है?
जी अशोक तिवारी जी, आ रही है आपकी मेरी आवाज? आवाज आ रही है आप पास? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आप हेलो बोलिए। हेलो अशोक जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जी जी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किया भी है आपत्ति तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, उसकी कोई मान्यता समाज में रह नहीं गई है। इसलिए एक व्यक्ति के सवाल पर आप डिबेट कर रही हैं, अच्छी बात है, डिबेट करिए आप, लेकिन इस पर कोई आपत्ति किसी और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ सरकार अब चेती है, अच्छी बात है, सरकार चेतती ही नहीं, भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, आज किस तरह से जो है इनपुट मिला या नहीं मिला है सरकार ही जानती है, लेकिन फेल्योर हुआ है सरकार का। चाहे पुलवामा हो, चाहे आपका पहलगाम हो, चाहे दिल्ली विस्फोट हो। दिल्ली विस्फोट में यहाँ तक कि 10-10 दिन तक एक फरीदाबाद में विश्वविद्यालय के अंदर गाड़ी खड़ी रही, आज उसने रेकी किया, कनाट प्लेस पे गई, तमाम जगहों पे दिल्ली में गई, फिर आकर के लाल किले के पास जो है खड़ी हुई आकर के जो है वहां पर, और इस तरह से विस्फोट हुआ। 10 दिन समय था, 12 दिन समय था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अगर सरकारें चेतें, सरकारें इनपुट पर कार्रवाई हो रही है तो ये होना चाहिए, लेकिन कम से कम रिजल्ट तो होना चाहिए। आज आप इनपुट पर कार्रवाई करें, आप खूब ज्यादा शोर शराबा करें, डिबेट करवाएं, इस पर हल्ला गुल्ला करें, और फिर कोई घटना हो जाए, घटना हो जाती है, आपको जानकारी तक नहीं मिल पाती है, घटनाएं होती रहती हैं इस तरह से, आपका इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, आप सरकार सो आखिर कार्यवाही का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, कार्यवाही पर निकल करके आने पर घटनाओं को रोकना चाहिए ना। घटना हो गई, वहां दिल्ली ब्लास्ट हो गया, दिल्ली ब्लास्ट अगर रुक जाता, अगर वो गाड़ी पकड़ ली जाती, पहले ही पकड़ ली जाती और ब्लास्ट ना होने पाता, कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार हमारी कमजोर दिखाई पड़ी दिल्ली में। सवाल इस बात का है, अगर जांच हो रही है, जांच तो होनी ही चाहिए, जांच में किसका क्या दिक्कत है? जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जांच हो, चाहे मंदिर में जांच हो, चाहे मस्जिद में जांच हो, चाहे आपका मदरसे में जांच हो, चाहे स्कूलों में जांच हो, जहां भी इनपुट मिलेगा वहां जांच कराएगी होना चाहिए। ये हम घटना नहीं होने देंगे, घटना होने के पहले ही आरडीएस पकड़ लिया जाएगा, तब हम मानेंगे इस चीज को। लेकिन आज तक सरकारों का कार्य फेल्योर का ही रहा है। चलिए ठीक है, देखिए पहलगाम हो, चाहे आपका दिल्ली ब्लास्ट हो, फेल हुई सरकार, सरकारों को फेल्योर हुआ है। चाहे गोरखपुर हो, गोरखपुर में जो है गोरक्षक की हत्या कर दी जाती है, फिर सरकार चेतती है, एनकाउंटर करती है, क्या तरीका है ये? पहले ही इनपुट होता है आपके पास, आप होने ही नहीं देते, किसी गोरक्षक की हत्या ना होती, आज जान माल सुरक्षित तो रहता, आप एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर करके सारे सुराग दबा देते हैं, जानकारी ही खत्म हो जाती है कि कहां से कहां क्या हो रहा है। ये सरकार फेल है, तो सरकार को फेल ही कहूंगा मैं। जांच करा जरूर रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार सरकार साबित नहीं कर पाई, सरकार कोई चीज पकड़ नहीं पाई अभी तक। जी चलिए अशोक तिवारी जी, आपने देखिए यहाँ पर 3-4 चीजें, आपने 3-4 बार आपने सरकार को लेकर ये कहा कि सरकार फेल हुई है, दिल्ली की सरकार फेल हुई है, सरकार आतंकियों को पकड़ नहीं पाई है। देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पर अशोक तिवारी जी। पहला और सबसे मजबूत बात यहाँ पर जो ये है कि आतंकियों की गिरफ्तारी ब्लास्ट के पहले भी हुई है और ब्लास्ट के बाद भी हुई है। एक्सप्लोजिव ब्लास्ट के पहले 3000 किलो जो एक्सप्लोजिव हैं वो पकड़े गए हैं, वो तभी पकड़े गए हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट मिला है। ठीक है, दूसरी चीज ये आपने ये कहा कि यहाँ पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, तो फिर 26/11 के हमले को हम क्या कहेंगे? क्या वहां पर भी सरकार फेल हुई? 26/11 का हमला और ये जो अटैक हुआ है, दिल्ली का जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो ये अटैक हुआ है, एक मिनट अशोक तिवारी जी, देखिए हर वक्त सर सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ठीक है आप विपक्ष में हैं, आपका काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन क्या 26/11 का हमला सरकार की नाकामी है? 26/11 का हमला सरकार की नाकामी है? एकदम नाकामी है। मैं कहा कहता हूँ नाकामी नहीं है, बिना नाकामी कोई हमला होता है क्या? अगर इनपुट होगा तो हमला होगा। जब भी इस बार जो एक्सप्लोजिव पकड़े गए, एक मिनट अशोक तिवारी जी, जो एक्सप्लोजिव पकड़े गए या जिन आतंकियों की गिरफ्तारी ब्लास्ट के पहले हुई है, फिर वो क्या है?
अगर ब्लास्ट हो गया तो सरकार की नाकामी, अगर ब्लास्ट हो गया तो सरकार की नाकामी, और अगर आतंकी पकड़े गए हैं तो फिर सुरक्षा एजेंसियों की वाहवाही। ये कैसे चलेगा सर? ये तो दो तरफा बातें हो गई ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई है। उत्तर सुन लीजिए, आपने सवाल किया है, उत्तर सुन लीजिए ना मेरा। जो बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, वो पकड़ा गया, गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती आकर के, पार्किंग में अरे वही तो इस ब्लास्ट में मारा गया सर, उतना वो ही तो इस ब्लास्ट में मारा गया है, वो उसने गाड़ी में रह के ब्लास्ट किया। उतने अरे वो मारा गया है, साथ में और लोग भी नागरिक मारे गए हैं, निर्दोष नागरिक, मासूम नागरिक मारे गए हैं, तमाम जाने गई हैं, तमाम लोग घायल हुए हैं। ये क्यों हुआ है? जाने कीमती होती है, एक जान की कीमत होती है। जाने 26/11 के हमलों की भी सर बहुत कीमती थी। 26/11 के हमले में जो लोग मारे गए थे उनकी भी जान बहुत कीमती थी सर। कभी सवाल उनसे पूछा आपने? मैं डिफेंड कर रहा हूँ। कभी सवाल आपने उनसे पूछा? मैं 26/11 को डिफेंड कर रहा हूँ। आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सवाल उनसे पूछा? मैं बेबाक बोलता हूँ। अरे मैं मान रही हूँ आप बेबाक बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने क्या इतनी ही बेबाकी से उनसे ये सवाल पूछा? 26/11 के हमले में जो लोग मारे गए थे उस वक्त जिनकी सरकार थी, क्या आपने कभी उनसे इस बेबाकी से पूछा कि ये कैसे हो गया? क्या कर रही थी आपकी सुरक्षा एजेंसियां तब? ठेका ले रखा है आपने। मैं आज पूछ रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ ये सरकार निकम्मी है। आज मैं कह रहा हूँ वो सरकार उसने क्या किया, अपना फल भोगा। आज तो सरकार कर रही है, भी आगे फल भोगेगी। देश की सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार नाकारा है, निकम्मी है। सरकार में इनपुट होते हुए भी या नहीं होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पाती, जान माल चली जाती है। पहलगाम में जान कमाया लोगों में। अशोक तिवारी जी, इंटेलिजेंस ने अलर्ट किया था, इंटेलिजेंस ने अलर्ट किया था, अगर सरकार, अशोक तिवारी जी, अगर ब्लास्ट हो गया तो सरकार निकम्मी, अगर ब्लास्ट नहीं हुआ, आतंकी पकड़े गए तो सुरक्षा एजेंसियों की वाहवाही। ऐसे नहीं चलता है सर। एक जवाब यहाँ पर देवेंद्र प्रमुख जी, क्या जवाब देंगे आप इस पे? ब्लास्ट हो गया तो सरकार निकम्मी है, ब्लास्ट हो गया तो सरकार निकम्मी है, जवाब दीजिए। अभी रुक जाइए अशोक तिवारी जी, अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए, अब जवाब ले लीजिए देवेंद्र जी से। ठीक है देवेंद्र जी, जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है सर, ठीक है, आपने सरकार पर सवाल उठाया है, सरकार पर आपने सवाल उठाया है, देवेंद्र प्रमुख जी जवाब देंगे। अभी रुक जाइए। अब अशोक तिवारी जी, आपकी आवाज भी बहुत ब्रेक होके आ रही है, नेटवर्क शायद इश्यू चल रहा है, आपका आवाज भी बहुत ब्रेक होके आ रही है। ठीक है, आपने सवाल उठाया, सरकार निकम्मी है। देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए। देखिए अपूर्वा जी, सरकार पर सवाल उठाना और बिगर तथ्य के सवाल करना ये कोई उचित नहीं है। बहस हो है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश में अगर आप उठाकर देखें तो सरकार ने लगातार वो इतिहास रचे हैं और ताजी घटना, हर घटना का जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा खुश होती है कि 24 में हमने बहुत कुछ देखा था, आपने थोड़ा घना झूठ बोलकर संविधान का नाम लेकर आपको 25 में क्लीन स्वीप कर दिया उपचुनाव ने। और बिहार ताजी घटना है, अगर बिहार ने ये जनमत दिया है तो सरकार की कामयाबी है। डबल इंजन की सरकार पर मोहर है, ये जनता की मोहर है। आप लोगों के पास कुछ है नहीं, आप लोग दूसरे की सपोर्ट पर चल रहे हैं। खुद वेल्टिनेटर पर सपोर्टेड पार्टी है कांग्रेस, उसके कंधे पर सर रख रहे हैं और उसका मुखिया जो है वो कहीं आधा सर रख रहा है, उसे पता ही नहीं होता चुनाव कब लड़ना कब आना है। आपका अपना वजूद भी खत्म हो गया, जिसके पीछे आप चल रहे हो वो खत्म था, आपका अपना भी खत्म होगा। क्षेत्रीय पार्टियों के पास कुछ नहीं बचा है। सरकार आज देखिए देश में 80% से ज्यादा लोगों का सहयोग लेकर सरकार चला रही है। हम 21 राज्यों में अपनी सरकार, 22वें राज्य में हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो गई है और ये जवाब दे दिया है कि हम जीत ही नहीं रहे, इतिहास दर्ज कर रहे हैं, क्लीन स्वीप करते हैं। मैं आपको जो अपूर्वा जी बड़ी बात बता रहा हूं, लोगों में जो जलवा है सरकार का, जो भारत सरकार काम कर रही है और मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश में नहीं दुनिया में डंका बजा रही है। दो नेता ऐसे हैं ना किन पर कोई आक्षेप लगा पाया, जो कहा वो किया है। उनके सामने वाले नेता सब जमानत पर है, सब आय से अधिक संपत्ति है, सबके पिता और दादाओं की उठाकर देख लो कि वो कहां से शुरू हुए कहां तक पहुंचे हैं। और हमारे दो नेता जहां से शुरू हुए वहां से भी कम उनकी जेब में है।
वो 100 रुपए भी अगर कहीं लेते हैं दक्षिणा के लिए तो साथी से लेकर चढ़ाते हैं। ऐसे लोग सरकार में हैं, इसलिए 140 करोड़ लोगों का विश्वास है और दुनिया का नंबर 1 लीडर भारत में बैठा है, वो है नरेंद्र मोदी। जहां जाता है वहां मोदी मोदी होती है और उसका परिणाम है कि आज भारत का कद, विपक्ष कुछ भी कही जाइए कि आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस कानून व्यवस्था की विकसित कंट्री इटली के संसद में विधेयक आकर और उत्तर प्रदेश के तौर पर बुलडोजर मॉडल कानून बनाकर लागू कर दिया। ये गौरवान्वित होने वाली बात है। और आपका पार्टी का मुखिया की चर्चा सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की संसद में होती है कि भारत का एक नेता हमारी बात बैठकर भारत में उठा रहा है। ये पाकिस्तान की संसद बोलती है। शर्म आनी चाहिए। आखिर गद्दारी का कब तक जो है आप हिसाब मांगते रहेंगे और गद्दारी करते रहेंगे। आपका दामन दागदार है, डंके की चोट पर है। उसी का परिणाम है कि डेविल इंजन की सरकार तीसरी बार है और चौथी बार की तैयारी है। बिहार से निकली है गंगा और बंगाल तक इतिहास रचने जा रही है। अगली घटना बता रहा हूं, फिर आप और ज्यादा चिल्लाएंगे। आप जो चाहे वो करा दीजिए, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, इसे कोई नहीं रोक पाए। अपूर्वा जी, ये तथ्य के साथ कुछ भी कहिए, जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश में नहीं होती, आज देश में होती है। 22 प्रदेशों में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जब यहाँ पर ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, नहीं होना चाहिए था। जितने भी लोगों की जान गई, नहीं जानी चाहिए थी। दुखद है, चाहे एक व्यक्ति की जान जाए, चाहे 13 से 14 लोगों की जिनकी जान चली गई है। निर्दोष लोग थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, कई लोग थे वहां पे जिनकी जान चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। अशोक तिवारी जी, क्या ये जवाब देंगे आप? 2006 में जब वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 28 लोगों की जानें गई थी, तब तो प्रदेश में आपकी सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी। क्या कर लिया? कोई बड़ा नेटवर्क, कोई बड़ा मॉड्यूल जिसका आपने पर्दाफाश किया हो, नहीं कर पाए। सिर्फ कागजों में चीजें चल रही थी। अब इसे किसकी नाकामी कहा जाए? फिर तो सपा की सरकार नाकाम थी, निकम्मी थी ये सरकार। देखिए मैम, हमारी सरकार निकम्मी थी या जो कुछ भी थी, ये फैसला जनता करती है और जनता ने फैसला हर बार किया है। जनता ने फैसला किया है इस चीज का। जनता ने 2024 में हमें जिस तरह से समर्थन दिया है, जन समर्थन हमें मिला है, वही फैसला हो गया है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आप इस तरह से बात करूँ जी, इतने ज्यादा अपने में मगन है इस समय, इतना जो है आत्म विभोर है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और अच्छी बात है, होना चाहिए, रहे, अच्छी बात है, तभी तो आगे दिक्कत में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना अहंकार में रहेगी उतना ही दिक्कत में आएगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बहुत ही विनयवत कहना चाहता हूँ, शालीनता से कहना चाहता हूँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का नाम आज जितना जवानों के लिए लिया जाता है, उतना ही किसानों के लिए लिया जाता है। किसानों के लिए वो इतना उन्होंने गन्ना का मूल्य बढ़ाया था, इतना काम किया था किसानों के लिए, हित में अब हम यहाँ पर सर बात जवानों पर कर रहे हैं, आप किसानों पर चले गए। मैं कह रहा हूँ नहीं अशोक तिवारी जी, बात जब यहाँ जवानों की हो रही है तो फिर आप किसानों पर कैसे चले गए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। 2006 में सर वाराणसी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं कहता हूं, सरकार निकम्मी थी या क्या कर रही थी सरकार? सुनिए, क्या कर रही थी सरकार? जय जवान जय किसान, ये देश किसानों और जवानों को दोनों पर आधारित है। सवाल इस बात का नेताजी ने तो फिर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया सर? सिर्फ मुआवजा खेलते रह गए आप लोग। चलिए ठीक है, अब अभी रुकना होगा सर, अभी रुकना होगा। अशोक तिवारी जी, एक सवाल यहाँ पर सैयद साहब से। बोले दीजिए, केंद्र में रक्षा मंत्री थे जब वो, तब उन्होंने फैसला लिया, तब सम्मान के साथ शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर पे आने लगा, उनको सलामी दी जाने लगी। ये कार्य किसने किया? नेताजी ने किया। किसानों का गन्ना का मूल्य किसने बढ़ाया? नेताजी ने बढ़ाया। किसानों में धरती पुत्र कहे गए वो, और जवानों के मसीहा कहे गए, जवानों का सम्मान किया उन्होंने, देश के वीर जवानों का सम्मान किया। इधर उधर की गोलमोल की बातें नहीं सर, गोलमोल की बातें नहीं सर अशोक तिवारी जी, इधर उधर की गोलमोल बातें नहीं सर।
चलिए ठीक है सैयद भारतीय जनता साहब, पार्टी सैयद फेल हुई, साहब, हर मोर्चे पे फेल है। सैयद साहब, ये पुलवामा में फेल ठीक है हुई, ठीक है। अशोक पहलगाम तिवारी में जी, फेल मैं हुई, लौटूंगी सर आपके पास, आप रुक फेल जाइए हुई। सर, और भी मेहमान है हमारे साथ। खालिद इसके साहब, पास कोई मदरसों के मुद्दे पर एक बार फिर से कोई वापस आते कुछ हैं, नहीं मदरसों रहता के है। मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आते हैं। मदरसों को लेकर जो इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं, जांच को लेकर इस तरह से आगे बढ़ाने की जो बात हो रही है, खासतौर पर अगर हम यूपी के 8 जिलों की बात करें तो वहां के इन मदरसों को लेकर ये चीजें कही जा रही हैं। कई ऐसे मौलवी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, खासतौर पर जो धर्म गुरु हैं, जिनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा होते, इतनी बड़ी संख्या में होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको आगे आके खुद से ये अप्रोच करने की जरूरत है कि वो आए, एक बार मदरसों को लेकर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता चला जा रहा है जनता के बीच में या लोगों के बीच में, वो इम्पैक्ट खत्म हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी धर्म गुरु हैं, जो बड़े मदरसे हैं और उनके जो संचालक हैं, उनको आगे आकर अपनी जो है टीएस से या जो भी जो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है उससे करवानी चाहिए। पारदर्शिता होगी तो लोगों में से शक खत्म होगा। अगर हम नहीं कराने देंगे तो लोगों में एक शक पैदा होगा कि भाई आखिर आप क्यों इसकी इंक्वायरी नहीं करने दे रहे, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या कुछ काला है आपके अंदर। अगर हम चाहकर खोल कर कहेंगे कि आइए भाई, हमारे दरवाजे मदरसे के, हमारे खानकाहों के दरवाजे खुले हैं, हम वेलकम करते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ डॉक्यूमेंट चेक करना चाहें करें, तो इससे ये होगा कि समाज, पूरे भारत में इसका एक ये मैसेज जाएगा कि भाई मदरसों के अंदर पारदर्शिता है। और अगर ये ब्लेम लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद या कट्टरवाद पढ़ाया जाता है तो उस बात का खंडन होगा। जब तक हम पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे तो लोगों में यही मैसेज जाएगा, पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि आप कट्टरवाद पे पढ़ाई करा रहे हो या आपका सिलेबस कट्टरवाद पर है। हमें इसे खोलना, लोगों को हम बताना पड़ेगा, वहां मीडिया का भी वेलकम करना पड़ेगा, वहां डिपार्टमेंट का भी वेलकम करना पड़ेगा। जो एजेंसी चाहे आप एनआईए से करवा लें, चाहे आप एटीएस से करवा लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब बंदा बिल्कुल खालिद साहब, सवाल वही है बार बार, तो कोई भी बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब, सवाल वही है कि अगर सब कुछ ठीक है मदरसों में या मंदिरों में, मस्जिदों में, सब कुछ अगर ठीक है तो फिर जांच की आंच से इतनी घबराहट क्यों हो रही है? महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कल को मंदिरों को लेकर इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जांच हर जगह हो रही है, चाहे हम एयरपोर्ट देख लें, हम स्कूल कॉलेज देख लें, यूनिवर्सिटीज देख लें, हर जगह इस वक्त जांच हो रही है, मदरसों में भी जांच हो रही है, रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं। अगर कल को यही जांच को लेकर बातें गुरुकुल के लिए आती है, मंदिरों के लिए आती है, मठों के लिए आती है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा हिंदू धर्म गुरुओं का? आगे बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे, इस चीज को सही ठहराएंगे या किसी तरह का कोई विरोध देखने को मिलेगा? जी जी, अगर हमारे मठ और मंदिरों में और गुरुकुलों में अगर ऐसी बात कभी आएगी, ऐसी घटना कभी हो जाए और अचानक जांच के लिए अगर आए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग कहेंगे ठीक है, अगर हमारे मठ मंदिरों में और गुरुकुलों में अगर ऐसी घटना हुई तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच से मालूम होता है कि क्या ऐसी जांच इसलिए होनी चाहिए कि क्या नहीं कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण जांच होना जरूरी है, जो हमको लोगों को, सभी लोगों को जानकारी मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि हर मदरसों में, और चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, चाहे गुरुकुल हो, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए और केंद्र सरकार की निगरानी में होना चाहिए और राज्य के सरकार की निगरानी में होना चाहिए। जो विदेशों के लोग आ करके यहाँ पर बच्चों को मदरसे में जो शिक्षा अध्ययन करते हैं, चाहे वह गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, कहीं पर भी अगर उनके अंदर मतलब जिहादी पाठशाला सिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब इसमें बहुत जांच जरूरी है, पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है महाराज जी, बहुत जरूरी है, खासतौर पर वो भी ऐसे वक्त में जब हमारे देश ने, हमारी देश की राजधानी ने एक इस तरह के आतंकी हमले का दंश झेला है। देवेंद्र प्रमुख जी, क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत सर आपसे करूंगी, चूंकि चर्चा हमारा बिल्कुल इस वक्त अंतिम चरण पर है। मदरसों को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों को लेकर बवाल है, सवाल उठ रहा है, सरकार निकम्मी है, अगर इनपुट पहले मिल रहा था तो फिर ये ब्लास्ट कैसे हो गया? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करता हूं इसमें पूर्वा जी, बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। मदरसों से जो दिक्कत हो रही है वो बड़ी बात ये है कि मदरसों के जो संचालक है, चालक हैं, उनको कम, और जिनका राजनीति में धविष्टीकरण हुआ है, जिनका दफन हुए हैं, उनको ज्यादा हो रही है। वो जबरदस्ती इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं, मेरा मानना भी है
और जो सैयद साहब ने कहा वो भी है कि मदरसे भी बड़ी संख्या में चाहते हैं खुद उनकी जांच हो। जी। ये देश है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अपने दम पर तो अपने तो थम नहीं रहे। एक MY का समीकरण होता था, इनमें MM बच रहा, Y निकल कर भागकर भारतीय जनता पार्टी के साथ OBC में खड़ा होगा, उसमें Y जो बड़ी संख्या में, रोक लो ना। आप बिहार में देख लिया क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में देख लिया, और अब देख लेना। आप सिर्फ MM की लड़ाई लड़ते रहिए, और MB कितनी जगह बटेगा सैयद साहब बताएंगे, उसकी मजबूरी है। एक मुस्लिम पर कब तक राजनीति करोगे आप सारे लोग मिलकर? अरे आप अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सबका साथ सबका विकास राजनीति कीजिए ना। उसमें मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। अपने आप को बचाने के लिए 400 दंगे अपनी सरकारों में आप लोगों ने कराए हैं, और यहाँ सूफी और संत बनकर अपनी बात करने आए हैं। ये कौन सी बात है भाई? जब आप दागदार हैं, आपका चरित्र दागदार है। 2004 से और 14 तक 187 बार आतंकवादी इस देश में हुआ हमला, और हजारों की संख्या में लोग मरे। वो सवाल पूछते हैं आज हमसे कि RDX कहां से आया? RDX वहां से आया जहां से तथ्य के साथ हमारी एजेंसियों ने और हमारी सेना ने पकड़ा है, लेके कश्मीर से और दिल्ली तक एक एक चीज क्लियर कर दी है। ये देश की जनता को जवाब देना, हमें तुम्हें नहीं देना। चलिए, क्योंकि तुम ठीक जो है, है इस लायक बचे ही नहीं हो कि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग लो। ठीक है। अशोक तिवारी जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका क्या होगा? मदरसों में जांच के लिए बातें कही जा रही हैं, जांच के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो जांच का मतलब ये नहीं है कि हमने मदरसों को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हमने घोषित कर दिया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे इनपुट्स ATS को मिल रहे हैं जिनकी वो जांच कर रही है, और जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें डरने की या फिर जो कुछ चुनिंदा जो मौलवी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए अपूर्वा जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जांच को जांच की तरह होना चाहिए, जांच का दिखावा भी नहीं करना चाहिए, जांच को सही मायने में करना चाहिए, जिससे कहीं पर कोई गलती है तो वो पकड़ी जाए, और समय से पहले पकड़ी जाए, जिससे कोई ब्लास्ट या कोई घटना ऐसी ना हो जो कि आज हो रही है, जो कि दिल्ली में हुई है। आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अगर पहले से ही जांच कर ली गई होती, पहले से ही उस गाड़ी को पकड़ लिया गया होता, तो ये जो है कार्रवाई ना होती, ये ब्लास्ट ना होता, तमाम जान माल की सुरक्षा हो जाती। यही बात मैं कह रहा हूँ। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैं तो गलत कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, तब क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं जांच होने से। जांच और अच्छी तरह होनी चाहिए। जहां पर जांच नहीं है वहां पर भी होनी चाहिए। जहां पर भी इनपुट मिलता है, अगर हमें हमारा इंटेलिजेंस इनपुट देता है, हमें सतर्क होकर के तुरंत जांच करनी चाहिए, और जांच सही मायने में करनी चाहिए, जिससे कि कोई घटना को रोका जा सके। ये तो अच्छी बात है। इसका बिल्कुल जांच बहुत जरूरी है। और देखिए अशोक तिवारी जी, सभी मेहमानों से मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि देखिए जांच से डर वही रहे हैं, जांच से डर वही रहे हैं जिनको छिपाने के लिए, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं। और अगर मदरसों की जानकारी लेने से सुरक्षा मजबूत होती है, तो इसे राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा कहना चाहिए। क्योंकि इस वक्त चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो मठ हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुकुल हो, इस वक्त सब कुछ देखा जाए तो हमारे देश से ऊपर नहीं है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा से सर्वोपरि अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी KN पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए सवाल बहुत से यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब यही है कि इस जांच में किसी तरह की राजनीति ना घुसाएं, इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें, क्योंकि हमारे राष्ट्र से ऊपर, उसकी सुरक्षा से ऊपर और हमारे देश के लोगों की सुरक्षा से ऊपर ना तो कोई मंदिर हो सकता है, ना ही कोई मस्जिद हो सकता है, ना ही कोई गुरुद्वारा हो सकता है। इस वक्त जरूरत है और जरूरी है कि हर एक उन जगहों की जांच की जाए, हर एक उस शख्स की जांच की जाए जो हमारे देश के लिए सुरक्षा में खतरा पैदा कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब